आप लोगों ने एक चीज पूछी थी। यस सर। हाँ, आपने ये पूछा था सल्फ्यूरिक एसिड जो है, मतलब ये वाले रिएक्शन पे पूछा था ना, मार्बल जो है। देखो मुझे क्या लगता है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आयन में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन जो होगा। इसी तरीके से आपका जो सल्फर का हो गया, सल्फेट आयन हो गया, और इस तरीके से हाइड्रोजन के आयन्स हो गए। अब अगर हाइड्रोजन इसे रिप्लेस करेगा कैल्शियम को, तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा। मतलब वाटर क्या कर रहा है, वाटर इसको हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके उसको डिसॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। कैल्शियम उधर से रिलीज होगा, और सल्फेट जो है, कैल्शियम के आयन और सल्फेट आयन जो होंगे उनके बीच में रिएक्शन होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। पर लेकिन अल्टीमेटली उसमें मार्बल जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो तो डिसॉल्व हो ही गया ना। हेलो। यस सर। हाँ, मतलब अगर आप केमिकल रिएक्शन के पॉइंट से बोलो, क्योंकि मैंने एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के पॉइंट से नहीं बताया था। अगर आप वो बोलना चाह रहे हो कि जो कि एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिडक्शन हो रहा है, तो उस केस में भी क्या चीज है कि अगर आप उससे बैलेंस रिएक्शन में कहना चाह रहे हो, तो हाइड्रोजन का आयन जो होगा उससे रिएक्ट करेगा, तो वो बाइकार्बोनेट बनेगा। अल्टीमेटली क्या चीज है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट में जो बॉन्ड है आपका कैल्शियम के बीच में और बाकी के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो अगर कैल्शियम उधर से रिलीज हो गया, कैल्शियम का आयन क्या करेगा, वो अगर उधर से रिएक्ट कर जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। पर एट द एंड जो है वो मार्बल जो है कैल्शियम कार्बोनेट गेट डिसॉल्व्ड, है ना। तो अगर आप केमिस्ट्री के पॉइंट से बोलोगे तो आपने बिल्कुल सही बोला। वो बात मुझे लग रहा है कि जो कैल्शियम का आयन होगा और सल्फेट आयन होगा, वो भी उनके बीच में भी रिएक्शन होगा और उसका कंपाउंड बनेगा कैल्शियम सल्फेट। पर अगर आप केवल मार्बल तक की बात करें तो उसमें क्या चीज होगी, कैल्शियम जो है गेट रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हेलो। हाँ यस सर। हाँ, आपने सही बताया। ये बात जो थी ना बैलेंस्ड वाला रिएक्शन की, वो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, जो आयंस होंगे, एक पॉजिटिव आयन बन रहा है और दूसरा नेगेटिव आयन बन रहा है, तो उनके बीच में रिएक्शन होगी, कंपाउंड बन जाएगा, तब वो मतलब बैलेंस्ड हो जाएगा रिएक्शन। तो इसके बाद जो है, एक तो आपको ये बताया था मैंने कि जो सॉइल के अंदर, तो सेम जैसे आपने इधर ये देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो वाटर हाइड्रोजन आयन कैसे उसे रिप्लेस कर रहा है, सेम सॉइल में भी होगा। आपका सॉइल के न्यूट्रिएंट जो होंगे वो भी लीच कर जाएंगे, कंपाउंड से रिलीज हो जाएंगे। वो सॉइल जो होगी एसिडिफाई होगी, लेकिन क्या चीज है, इंडिया में जो सॉइल है वो अल्कलाइन टाइप की है, उसकी पीएच वैल्यू हाई है, तो क्या है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी बर्फरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा है। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, जो है एक्स हो गए, ये सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका सॉइल के अंदर मेटल्स होंगे जो, वो भी आपको का गिरेगा तब भी वो लीच करेगा, मेटल होगा वो लीच करेगा, तो वो क्या होगा, मेटल तो पाइप्स जो होंगी वो सब चीजें वो कोरोसिव हो जाए, मतलब कोरोसिव इफेक्ट होगा पाइप्स पर जो है, मेटल पर। टेरेस्ट्रियल लाइफ पर अगर आप बोलोगे तो प्लांट की लीव्स जो है, क्यूटिकल मतलब उसकी जो बाहर कवर है वो डैमेज कर जाएगा, वो डैमेज कर जाएगा, इससे उसका फोटोसिंथेसिस पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट पड़ेगा। हैवी मेटल्स जो एल्यूमिनियम लीड्स मरकरी जो होंगे, ये सब भी क्या चीज होंगे, ये लीच करेंगे। तो ये काफी कुछ सेम है सब में इफेक्ट जो है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या चीज है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज होती है वो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है, अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है, बेसिक एनवायरनमेंट है। इसके अलावा क्या चीजें हैं, अब आपका जो सॉइल है या जो है एसिडिफाई हो रही है, अगर जब कोई एनवायरनमेंट है, सॉइल हो गया या वाटर हो गया, मतलब जो भी एनवायरनमेंट है, अगर वो मोर एसिडिक होगा तो फंजाई जो होगा वो उसकी सर्वाइवल उसका बढ़ जाएगा, उसकी प्रेजेंस बढ़ेगी, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है, वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में हो जाते हैं, उसके लिए ऑप्टिमम लेवल जो होगा, पीएच वैल्यू जो होगी वो एक न्यूट्रल है, ठीक है, नियर अबाउट 7 होगी। लेकिन जो आपका ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो हो गए वो अल्कलीन को प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपकी सॉइल के अंदर एसिडिफाई होगी, जो सॉइल हो गया या वाटर हो गया, जब वो एसिडिफाई होना शुरू होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो भी शिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे फंजाई की तरफ। तो अल्टीमेटली क्या चीज है, जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे, वो बैक्टीरिया गेट रिप्लेस्ड बाय फंजाई। तो अल्टीमेटली क्या चीज होगी, जो ऑर्गेनिक मटेरियल का जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो अफेक्ट करेगा। और जब डिकम्पोज नहीं होगा कोई भी चीज,
तो क्या होता था, ऑर्गेनिक मटेरियल जब डिकम्पोज होते थे तभी उसमें से न्यूट्रिएंट रिलीज होते थे, और न्यूट्रिएंट जो होते थे वही रिलीज होके सॉइल में वो अपटेक होते थे आपके प्लांट्स के पास, उसे अपटेक करते थे। तो क्या होगा, सॉइल क्या होगी, उसकी फर्टिलिटी लूज करने लग जाएगा, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। बाकी अफेक्ट है मॉन्यूमेंट्स पर और मटेरियल पर, ये काफी कुछ वही अफेक्ट है। ठीक है, एसिड रेन के एरिया मोस्टली क्या चीज होती है, ये कंसंट्रेटेड होते हैं आपके जो आपके इंडस्ट्रियलाइज एरिया होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइज एरिया में जहां पे आपके पता चला विंड जो है काफी तेज चली होगी तो क्या चीज होगी, वो पॉल्यूटेंट उड़ के किसी और एरिया में भी चले जाएंगे। ठीक है ना। एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए अब आपको क्या चीज है, आपको पता चल रहा है सल्फर और नाइट्रोजन, तो आप कोशिश करोगे जो फ्यूल यूज हो उसमें कम से कम सल्फर हो। ठीक है ना। या आप क्या करोगे, कोई न्यूट्रलाइजिंग एजेंट उसमें ऐड करोगे ताकि उसकी पीएच वैल्यू जो कम हो जाए, जैसे लाइम जो गया कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है। अब है ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन का क्या मतलब है, ओशियन एसिडिफाई हो रहा है, इसका मतलब ये चीज है कि ओशियन एसिडिफाई होने की मतलब ओशियन जो है कंपेयर टू अर्लियर इट्स गेटिंग मोर एसिडिफाइड। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो एसिडिक हो गया है, पर उसकी डायरेक्शन ये है। अब ये होता कैसे है, जो आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है अगर, ठीक है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेगी, ओशियन के वाटर में डिसॉल्व करेगी, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब वो कार्बोनिक एसिड क्या चीज होगी, H2CO3 हो गई। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है, हाँ सर, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये क्या चीज है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड जाएगी। ठीक है। अब आपके उसमें वाटर में हाइड्रोजन के आयन बढ़ रहे हैं। ठीक है। ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, और भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। अब क्या चीज है कि ओशियन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। ठीक है ना। कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन है, और कार्बोनेट कहां से आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके वाटर में जब डिसॉल्व होना शुरू होता है, कार्बोनिक एसिड वो बाइकार्बोनेट और सिर्फ कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। और कैल्शियम कहां से आ रहा है, जो आपके रिवर्स है, ठीक है ना, रिवर हो गया, किसी जगह से भी रॉक जो है उसकी वेदरिंग होते हुए, तो जो रिवर में वाटर आ रहा है उसमें क्या चीज है, ऊपर से रॉक जो है वो डिसॉल्व होती आ रही है। तो रॉक के अंदर क्या चीज है, काफी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपके, उसमें हो सकता है सोडियम हो, इसके अलावा पोटेशियम हो, इसके अलावा आपका चीज हो सकती है कैल्शियम भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कैल्शियम क्या चीज है, वो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं कैल्शियम के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बोनेट जो है। तो ये जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शेल बनाने के लिए कैल्शियम और कार्बोनेट के उसमें रिएक्शन हो रहा है, और वो क्या चीज बन गई, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उनकी शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट की है। लेकिन क्या चीज है, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से ज्यादा ऐड हो रही है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती जा रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन के आयन बढ़ रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब कुछ कार्बोनिक एसिड जो है, मतलब वो H पॉजिटिव आयन जो है, कार्बोनिक एसिड जो है फर्दर किस तरीके से हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट में डिवाइड हो सकती है। ठीक है। अब ये H पॉजिटिव आयन जो एक्स्ट्रा है, ये क्या कर जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम को हटाएगा, कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और वो क्या चीज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व कर जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है, कैल्शियम को रिप्लेस किया उसने, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो गया, तो जो कार्बोनेट है वो भी बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है। तो आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो, उसमें जो कार्बोनेट था, उसकी शेल में कार्बोनेट था, वो सारा बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो। तो वाटर में क्या चीज है अल्टीमेटली, या तो कार्बोनिक एसिड बचेगा या फिर आपका बाइकार्बोनेट बचेगा। कार्बोनेट नहीं होगा, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट के साथ में, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, डिसॉल्व करना शुरू हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका सर्वाइवल कम हो जाएगा, जितने भी शेल वाले ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन में सबसे बड़ा नुकसान क्या चीज है, जो आपके शेल वाले ऑर्गेनिज्म है उनका शेल जो भी वो डिसॉल्व कर जाएगी और उनका सर्वाइवल डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड बना, बाइकार्बोनेट, या तो वाटर के अंदर कार्बोनेट रहेगा, बाइकार्बोनेट रहेगा, या फिर आपका कार्बोनिक एसिड रहेगा, सारा कार्बोनेट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा आपका बाइकार्बोनेट में। तो ये कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3। अब आपकी क्या चीज है, और दूसरा बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है
वो क्या करता है, जाके कैल्शियम कार्बोनेट जो आपकी शेल बनी हुई है उसकी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। कार्बोनेट जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या चीज है, आपके वाटर में या तो बाइकार्बोनेट बन रहा है या फिर वाटर में आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर करके उस बाइकार्बोनेट में बदल देता है। और भी फर्दर अगर ये बाइकार्बोनेट जो है उससे हाइड्रोजन जो आयन है वो अगर और रिएक्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके वाटर में कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट। ओशियनिफिकेशन का तो सबसे पहले क्या चीज है, ओशियन जो है बोल रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वोयर है, लेकिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी आप ऐड करते जाओगे तो क्या कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट यही बचेगा। एक चीज में लिखी हुई है जो कैल्शिफाइंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोरल हो गए, जो भी कैल्शियस ऑर्गेनिज्म है वो सारी क्या चीज होगी, उसका कार्बोनेट डिसॉल्व कर जाएगा। अब ओशन एसिडिफिकेशन का जो है इम्पैक्ट क्लाउड फॉर्मेशन पे क्या पड़ता है। जो भी एरोसेल होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, अगर उसके अंदर सल्फर के कंटेंट ज्यादा होते हैं, जैसे आपके वोल्केनो कोई इरप्ट करता है उसमें सल्फर के कंटेंट ज्यादा है, तो एरोसेल वो भी है, लेकिन सल्फर के कंटेंट ज्यादा होने के कारण क्या चीज है, उसकी रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। यानी करता है सनलाइट को, जो हम ब्लैक कार्बन बोलते हैं वो क्या कर रहा है, जो सनलाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है उसका। लेकिन अगर सल्फर के कंटेंट ज्यादा होते हैं उसमें, तो उसका क्या चीज होती है, रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो कूलिंग इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सर रिपीट करो ना, थोड़ी वॉइस ब्रेक हुई। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एरोसेल जो है, ठीक है, आप जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है तो उसके बाद जो एरोसेल जो रिलीज होता है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर को रिलीज होते हैं, अगर उसमें सल्फर के कंटेंट ज्यादा होते हैं, सल्फर के कंटेंट कब ज्यादा होते हैं, जैसे आपका अगर वोल्केनो होता है उसमें सल्फर के कंटेंट कई बार ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर सल्फर के कंटेंट ज्यादा होते हैं एरोसेल में, तो क्या होगा, सनलाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी तो क्या चीज होगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, वहां पे कूलिंग इफेक्ट होगा, यानी टेम्परेचर गिरेगा सनलाइट रिफ्लेक्ट होने के कारण। अगर वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, जैसे ब्लैक कार्बन जो क्या है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, तो क्या चीज होगी आपके उसमें, उस उधर वार्मिंग इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उधर, हाँ ठीक है। तो अब इसमें ये लिखा है कि ओशन एसिडिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या है क्लाउड फॉर्मेशन पर, और ओशन एसिडिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या है जो आपके ग्लोबल वार्मिंग पर। तो एक आपको पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या चीज, ओशन एसिडिफाई हो रहा है, और फर्दर ओशन एसिडिफाई होने से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती है। तो किस तरीके से है, जो आपके सी जो होता है समुद्र है, उसमें कुछ ऐसे प्लैंकटन होते हैं जो क्या करते हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड रिलीज करते हैं, तो इसके अंदर सल्फर है, ठीक है ना, सल्फाइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जब ये डाई मिथाइल सल्फाइड जाता है, ठीक है। अब ये सल्फर है, ऑक्सीडाइज होगा, ये समझोगे। जो सल्फर क्या चीज है, जो एरोसेल है, कोई भी आपका जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक न्यूक्लियाई, वाटर वेपर क्या करता है उस बेस पर आता है, ठीक है ना, और उसके बाद वहीं पर उधर अपना उसका कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियाई है, जो यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फाइड है, यानी सल्फर के कंटेंट है इसमें, अब इस जगह पे क्या चीज होगी, वाटर वेपर आएगा, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, पर यहाँ पर क्या चीज है, सल्फर के कंटेंट है, ठीक है। अब ये जो क्लाउड फॉर्मेशन हुई है, इस क्लाउड में इस सल्फर के कंटेंट है, तो इसके कारण क्या चीज होगी, ये क्लाउड में सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से की बजाय रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, समझिए। क्लाउड एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, आपके जो न्यूक्लियाई है, इसके अलावा वाटर वेपर तो खुद भी एब्जॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है, ठीक है। हाँ सर समझा। मैंने एक चीज बताई थी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सनलाइट को अलाउ करता है और वापस आने वाले को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो वाटर वेपर होता है वो आने वाली रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है, और वापस जाने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है, रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, पर आने वाली को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। पर अब क्लाउड जो बनते हैं वो किसी न्यूक्लियाई को बेस बनाकर बनते हैं, अगर वो न्यूक्लियाई सल्फर का होगा तो जो क्लाउड फॉर्मेशन होगी उसकी रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी भी रहती है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करने की बजाय। क्लाउड तो बना किससे, वाटर वेपर से बना है, ठीक है ना, तो उसमें उसकी रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी भी रहती है, मतलब सल्फर के कंटेंट होने का। तो
आपके जो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, कुछ फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो डाइमिथाइल सल्फाइड रिलीज करते हैं, ठीक है। अब क्लाउड बन गए इस न्यूक्लियाई पर, क्लाउड बन गए, लेकिन क्लाउड जो है क्या चीज है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कूलिंग इफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर ओशन एसिडिफिकेशन होता है तो ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, डिस्टर्ब कर जाते हैं, और इस कारण से क्या चीज होती है, आपकी डाइमिथाइल सल्फाइड जो है वो भी रिलीज होना हो जाता है। ये प्रोसेस भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपके क्या चीज है, डाइमिथाइल सल्फाइड रिलीज नहीं होगा, तो वो जो सल्फर के जो एरोसेल है, वो जो न्यूक्लियाई की तरह काम कर रहे थे, अब अल्टीमेटली क्या चीज है, आपकी क्लाउड फॉर्मेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो वो वाली क्लाउड फॉर्मेशन जो सल्फर पे आकर बन रही थी, आपका क्या है कि जो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी वो प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, जो कूलिंग इफेक्ट हो रहा था पहले, ठीक है, वो कूलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। समझ आई बात आप लोग? आप एक बात ध्यान रखना, कभी अगर पेपर में लिखा आता है कि जो क्लाउड्स वो रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी होती है या क्लाउड की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है सनलाइट की, तो आप ये ध्यान, आपको ध्यान में आएगा कि यार क्लाउड्स के अंदर तो वाटर वेपर है, ठीक है ना, और वाटर वेपर क्या करते हैं, आने वाली सनलाइट को अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो वाटर वेपर तो ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करते हैं, पर जरूरी नहीं है अगर वो न्यूक्लियाई, वाटर वेपर किस न्यूक्लियाई पे बना है, अगर वो सल्फर के कंटेंट थे उसमें, तो क्या होगा, वो आने वाली सनलाइट को भी वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो एब्जॉर्ब भी करे या अलाउ करे, वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। हेलो, सर अगर न्यूक्लियर में सल्फर की जगह नाइट्रोजन रहेगा तो भी वो रिफ्लेक्ट करेगा ना? नाइट्रोजन है तो रिफ्लेक्ट करेगा। देखो सल्फर एसिडिक के चीज, कंटेंट, हाँ। मैंने acidic की बात नहीं करी, मैंने एक्चुअली सल्फर की बात करी है। जो आपके एरोसेल होता है ना, उसमें अगर सल्फर के कंटेंट ज्यादा होते हैं तो सल्फर की जो होती है रिएक्टिविटी होती है, समझे बात को? हाँ सर। ठीक है ना। अगर उसमें ये लिखा है, देखो ब्लैक कार्बन कहोगे तो उसमें लिखा होगा ब्लैक कार्बन इज एरोसेल, ठीक है। एंड ब्लैक कार्बन सेकंड पॉइंट आ गया कि ब्लैक कार्बन जो है वो क्या करेगा, आपका वार्मिंग इफेक्ट करता है, तो आप कहोगे वार्मिंग इफेक्ट करता है, ठीक है, ये भी सही है। ब्लैक कार्बन एरोसेल है, ये भी सही है, क्योंकि ब्लैक कार्बन की कैपेसिटी है वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन वही जो दूसरी तरफ हो गया आपका, अगर एल के अंदर सल्फर है आपका ज्यादा, तो सल्फर के कारण क्या है, रिफ्लेक्ट कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या चीज है, वहां पे आपका कूलिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर ऐसे एरोसोल रिलीज होते हैं तो आपके उधर का एरिया का टेम्परेचर गिरेगा। तो अभी मैंने क्या बताया था, ओशियन एसिडिफिकेशन नहीं होने से ये सल्फाइड रिलीज होगा, फाइटोप्लैंक्टन प्रॉपर करेंगे, सल्फाइड रिलीज होगा, वो एरोसेल के ऊपर जो क्लाउड बनेगा, इसमें जो रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी होगी। लेकिन वहीं अगर ये वाला एरोसेल रिलीज नहीं होगा तो जो क्लाउड नहीं बना रिफ्लेक्टिव के वाला, उसके क्या चीज होगी, आपका कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये देखना है कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है, क्लाउड फॉर्मेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी एटमॉस्फेयर में अगर बढ़ेगी तो उसका एक इम्पैक्ट होगा ओशन एसिडिफिकेशन, और ओशन एसिडिफिकेशन का जो इम्पैक्ट होगा आपका, वो आप ये बता सकते हो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए क्या इम्पैक्ट होगा। और इसी में टेम्परेचर जो होगा, क्लाउड फॉर्म नहीं कर पाएगा जो सल्फर वाले न्यूक्लियाई के हिसाब से, तो क्या चीज होगी, आपका जो टेम्परेचर होगा वो रेज करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो करने वाली जो चीज थी, जो डाइमिथाइल सल्फाइड रिलीज हो रही थी, वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया। आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग, ये तो आपको पता ही है, ये वाला क्या है, इसका असर होगा। अच्छा, तो मैं एक चीज बताया था यस इसमें सर। ऑप्शन में, इसमें लिखा है लार्वा। लार्वा आप समझते हो ना क्या चीज होती है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता, तो उससे पहले वाली जो फॉर्म होती है उसे लार्वा बोलते हैं, ठीक है ना। सर क्लाउड सीडिंग वाला कुछ आइडिया नहीं, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला करेक्ट लग रहा है। क्लाउड सीडिंग का मैं आपको वही बताया था, क्लाउड सीडिंग का क्या चीज है, आपका आर्टिफिशियली आप क्लाउड डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। इसका पर्पज ये है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस का जो किसी जगह पे आपको पता चल रहा है कि वाटर वेपर है, ठीक है ना, लेकिन वो अभी सैचुरेट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली उसे, मतलब क्या चीज है, कंडेंस फॉर्म में आप कन्वर्ट करा रहे हो, ठीक है। क्लाउड क्या चीज होती है, वाटर वेपर जब कंडेंस्ड हो जाता है तब वो क्लाउड बनता है, और जब वो एक लिमिट के बाद उसकी कैपेसिटी नहीं होती तब वो फॉल करेगा, या तो सॉलिड फॉर्म में करेगा या करेगा लिक्विड फॉर्म में। तो जो वाटर वेपर जब कंडेंस होता है तो कंडेंस फॉर्म होती है आपकी क्लाउड होती है। तो किसी एरिया में मान लीजिए वाटर वेपर नहीं है, इतने सैचुरेशन नहीं आ रहा है अभी,
तो क्या होगा, आप आर्टिफिशियली उसको क्लाउड सीडिंग करवाओगे, यानी क्लाउड बनवाने की कोशिश करोगे उसको। अब क्लाउड किस जगह बनता है, आपका न्यूक्लियाई पे बनता है आगे, ठीक है। आप उसको क्या कर रहे हो, उसके प्रोसेस को करवा रहे हो, कंडेंस करवाने की कोशिश कर रहे हो उसको, ठीक है। तो सर उसका न्यूक्लियाई मतलब आर्टिफिशियल फॉर्म से ही क्रिएट करेंगे कि वो कैसे बनेगा न्यूक्लियाई? हाँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ क्लाउड सीडिंग में किस तरीके से होता है। आपके वाटर वेपर है, ठीक है, हेलो, हाँ सर। आप किसी, मान लो किसी एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, सपोज मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लाउड सीडिंग ना एक्चुअली स्लाइड सही नहीं बनी हुई है, ठीक है, तो मैं चाहे आपको बाद में बता देता हूँ। आपको किस तरीके से होता है, किसी एरिया में वाटर है, वो इवोपरेट हुआ, एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर बन गया, ठीक है ना। अब किसी एरिया में पर्टिकुलर स्पेस में पर्टिकुलर टाइम पर जो एटमॉस्फेयर जो होता है वो कितना वाटर वेपर, ठीक है ना, होल्ड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपका क्या चीज होगी, वाटर वेपर को ज्यादा होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो कम टेम्परेचर होगा तो कम होल्ड करेगा, ठीक है। तो आपका क्या चीज होगी, वाटर वेपर क्या चीज होगी, अगर टेम्परेचर है ज्यादा, वाटर वेपर आपके होल्ड हो रहे, जिस तरीके से वाटर वेपर बन रहे हैं आपके, ठीक है। होल्डिंग कैपेसिटी अभी उस टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या चीज है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है वाटर वेपर होल्ड करने की। वाटर वेपर आपके बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या चीज है, वो सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचा, जिसे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, यानी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी अलाउ है और कितनी ह्यूमिडिटी हो चुकी है, ठीक है ना। अगर वो ह्यूमिडिटी तक पहुंच गया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, तब क्या होगा, वो वाटर वेपर क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो आइस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, या तो आइस पार्टिकल में होगा या लिक्विड में, जैसे भी होगा क्लाउड फॉर्मेशन होगी। वो किस जगह पे क्लाउड बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या चीज है कि अगर आप उस एरिया का टेम्परेचर कम कर देते हो, मान लो, हाँ सर। ठीक है ना, आप उस एरिया का टेम्परेचर कम कर देते हो, जैसे इन द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ड्राई आइस और मोर कॉमनली है, तब क्या चीज होगी आपकी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेम्परेचर कम होने से उसकी जो होल्डिंग होगी कम हो जाएगी, मतलब उस एरिया की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कम टेम्परेचर पर आपकी उसकी कम टेम्परेचर पर, मतलब इस एरिया का टेम्परेचर कम है तो वाटर इवोपरेट कम होगा, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ज्यादा इवोपरेट हो सकता है, कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। लेकिन मान लो अगर 70% तक वाटर इवोपरेट हो गया था और उस टाइम पे कैपेसिटी थी मान लो 100%, अचानक टेम्परेचर आपने कम किया उधर, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी आपने मान लो कम कर दी, 60 तक लेके आ गए टेम्परेचर कम करके, तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर जो होगा वो ऑटोमेटिकली उस जगह पे होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गया वाटर वेपर, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए 1 मीटर क्यूब एरिया में 1 किलो वाटर वेपर जो है, ठीक है ना, मैं वैसे बता रहा हूँ, इतना वाटर वेपर होल्ड किया जा सकता था 40 डिग्री के टेम्परेचर पर, ठीक है। और मान लो 30 डिग्री के टेम्परेचर पर आधा किलो होल्ड किया जा सकता था, ठीक है। अब मान लो आपके 750 ग्राम तक हो गया वाटर वेपर, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर की 40 था, एकदम से टेम्परेचर का मान लो 30 हो जाता है, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या थी, 30 पर मान लो होल्डिंग कैपेसिटी थी 500 हाफ केजी, ठीक है, इतना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है, लेकिन अब होल्डिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर गया। इसका मतलब क्या होगा, ये वाटर वेपर एकदम सैचुरेट कर जाएगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% क्रॉस कर गई है। अलाउड थी पहले 100 थी, अलाउड थी 70 पहुंची, लेकिन अब अलाउड ही 50 है, 50 को क्रॉस कर गई, तो एकदम से वाटर वेपर सारा सैचुरेट कर जाएगा।